हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वे स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज इस सेशन में आपके साथ जुड़े हैं जी हमारी बैक टू बेसिक एमसीक्यू सीरीज को आगे कंटिन्यू करने के लिए। और आज मैं लाइव आपके साथ नहीं जुड़ पा रहा हूँ किसी कारण से, तो अभी ये सेशन आपके लिए चल रहा है, प्रीमियर हो रहा है, बट चैट के अंदर मैं लाइव आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आपकी चैट कंटिन्यूअसली पढ़ता रहूंगा, आप चिंता मत कीजिए। तो आपके जो आंसर्स वगैरह हैं उसमें कोई कंजूसी आप मत करना, पार्टिसिपेशन पूरा रहना चाहिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज टॉप 50 एमसीक्यूज ऑन बैंकिंग। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स एग्जामिनेशन की, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स की, बैंकिंग एग्जाम की, आप तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे आरपीएससी ईएफएम एग्जामिनेशन की, तो आपके लिए आज का सेशन जो है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आइए फटाफट से आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट की, असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी एमपी या फिर आरपीएससी की या फिर पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशंस की, तो आप हमारे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। आप डिटेल्ड कोर्सेज भी चेकआउट कर सकते हैं, और प्रैक्टिस के लिए केवल क्वेश्चन बैंक या टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो वो भी आपको अलग से मिल जाएगा। सारी डिटेल्स आपको हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएगी। कोई क्वेरी है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, नीचे नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। प्यारे दोस्तों, शुरुआत करते हैं जी आज के पहले सवाल से। और चाहे मैं आपके साथ अभी लाइव नहीं जुड़ा हूं और आपके नाम नहीं ले पाऊंगा, बट मैं आपके नाम जरूर देखता रहूंगा कौन सही सही आंसर दे रहा है। जो हमारा लाइव चैट चल रहा है उसमें मैं सारी डिटेल्स आपसे लेता रहूंगा, तो आपके जो आंसर्स है वो प्यारे दोस्तों साथ में आने चाहिए, चलते रहने चाहिए। और ये सवाल है, स्टेटमेंट नंबर 1 आपको दी गई है। Scheduled banks in India are those included in the first schedule of the Reserve Bank of India Act 1934. सेकंड स्टेटमेंट है, पेमेंट बैंक्स आर अलाउड टू इशू बोथ लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड। बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही है या फिर इनमें कोई गड़बड़ है। तो प्यारे दोस्तों, आपने पहला जो आंसर है वो बिल्कुल सही दे दिया होगा, अगर आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी का, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं। शेड्यूल्ड बैंक्स पहले शेड्यूल में नहीं होते, दूसरे शेड्यूल में होते हैं। और पेमेंट बैंक्स जो हैं वो छोटी मोटी पेमेंट रेमिटेंस वगैरह की सुविधाओं के लिए बनाए गए हैं, ये लोन और क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं दे सकते हैं। दोनों स्टेटमेंट गलत है और इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर डी का यहाँ पे बनेगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं जी अगले सवाल की तरफ। सवाल है, विच इज द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया। ऑप्शंस आपके पास हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर एक्सिस बैंक। तो अगर हम लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा जो कमर्शियल बैंक हमारे देश के अंदर है वो प्यारे दोस्तों आपने बिल्कुल सही सोचा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी का। चलिए अगला सवाल, मैच द फॉलोइंग है। कुछ इंडियन बैंक्स है और उनके साथ में उनकी कुछ हिस्ट्री से जुड़ी हुई बातें लिखी हुई है। और ये बैंक्स के नाम है पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक। और लिस्ट 2 के अंदर कुछ बातें बताई हुई हैं इन बैंक्स के बारे में, कि कौन सा ऐसा पहला बैंक था जिसने इंडियन कैपिटल से ही स्टार्ट किया और अभी भी जिंदा है, अभी भी काम कर रहा है। और फिर है जी पहला ऐसा बैंक जिसने इंडिया से बाहर अपनी ब्रांच खोली। ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि जिसके शेयर्स जॉइंटली हेल्ड किए गए थे, अलग अलग लोगों के पास थे। तो कुछ इस तरीके से आपको मैचिंग करके बतानी है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो मैचिंग आपकी बनेगी वो बिल्कुल सीधी सीधी बन जाएगी। पीएनबी, ऐसा बैंक जो सोलली इंडियन कैपिटल से स्टार्ट किया गया, अभी भी जिंदा है। बैंक ऑफ इंडिया, जिसने पहली अपनी ब्रांच खोली थी इंडिया से बाहर, लंदन में ब्रांच इसने प्यारे दोस्तों खोली थी। इलाहाबाद बैंक हमारा ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया है, जिसे 1865 में सेटअप किया गया था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए का यहां पे बनेगा। बढ़ते हैं जी अगले सवाल की तरफ। When did the second phase of bank nationalization in India took place? तो हमारे जो बैंक्स को सरकार के दायरे में लिया गया, नेशनलाइज किया गया, दो फेजेस प्यारे दोस्तों बात की जाती है। 1969 की बात की जाती है और 1980 की बात की जाती है। अभी यहाँ पे सेकंड फेज पूछ रहे हैं, आपको तो पता ही होगा, आपने बिल्कुल सही आंसर ऑलरेडी दे भी दिए होंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है, विच बैंक वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस इंटरनेट बैंकिंग इन इंडिया। तो एक फैक्चुअल सवाल है कि इंटरनेट बैंकिंग, जिसका आज की डेट में हम सभी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं काफी सारी चीजों के लिए, उसको कौन से बैंक ने पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, स्टेट बैंक या फिर एक्सिस बैंक। तो प्यारे दोस्तों, अब आपको याद रखना पड़ेगा जी, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा कि आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है जी, आई से आईसीआईसीआई बैंक और आई से इंटरनेट बैंकिंग पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया 1996 के अंदर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगले सवाल की ओर फटाफट से बढ़ जाते हैं जी। अगला सवाल आपको तीन स्टेटमेंट्स दे रहा है। स्टेटमेंट नंबर 1 है,
RRBs यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स आर जॉइंट वेंचर्स बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एंड अ स्पॉन्सरिंग बैंक. स्टेटमेंट नंबर 2, scheduled banks are those which are included in the second schedule of the Reserve Bank of India Act 1934. Non-scheduled banks are not allowed to operate within the Indian financial system. तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं, कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पे गलत हैं. तो फटाफट से तीनों स्टेटमेंट्स को आप देखिए. अभी देखो जी, यहाँ पे पहली वाली स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो क्या ये सही है? जी सर, बिल्कुल सही है. अभी आपको इनका जो प्रोपोर्शन रहता है, रेशो रहता है कि गवर्नमेंट का कितना शेयर है, स्टेट गवर्नमेंट का और बैंक का कितना है, वो आपको कमेंट करके बताना है, ये मैं नहीं बताऊंगा. शेड्यूल्ड बैंक्स बिल्कुल आपके सेकंड शेड्यूल में इंक्लूड की जाते हैं जी आरबीआई एक्ट के. और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स वाली जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो नॉन शेड्यूल्ड वाली कैटेगरी में आते हैं. हालांकि ये बहुत ही कम होंगे, बट कुछ ऐसे बैंक्स होंगे जो कि नॉन शेड्यूल्ड वाली कैटेगरी में आएंगे और इंडिया में काम भी कर रहे होंगे. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा जी, ओनली 1 एंड 2 आर करेक्ट. ओनली 1 एंड 2 आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर यहाँ पे बनेगा. चलिए तो प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. सवाल है, व्हेन वाज द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एनेक्टेड इन इंडिया? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की अगर बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट लॉ है हमारे इंडियन बैंकिंग सिनेरियो से जुड़ा हुआ. और ये वाला जो कानून है प्यारे दोस्तों, बिल्कुल सही पहचान लिया होगा आपने, ये बिल्कुल सही आपने पहचान ही लिया होगा. 1949 के अंदर इसे इनेक्ट किया गया था. तो आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए का बनने वाला है. बिल्कुल सीधा सवाल है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है. अगर आपको ये नहीं पता है तो बहुत दिक्कत आपको एग्जाम में हो सकती है. चलो अगला सवाल, which bank was formed by the amalgamation of the Bank of Calcutta, Bank of Bombay and Bank of Madras? तो बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इन तीनों को मिला दिया गया, इन तीनों का अमलगमेशन हुआ और एक नया बैंक बनाया गया. ये पुराने समय की बात है, रिसेंट बात नहीं है, ये अंग्रेजों के जमाने की बात है. तो उस समय कौन सा बैंक बना था? फटाफट से ऑप्शंस देखो, आंसर आपका सही आ जाना चाहिए. और आई होप आपने आंसर सही दे दिया होगा. इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है ना प्यारे दोस्तों, वो यहाँ पे फॉर्म किया गया था 1921 के अंदर, यहाँ पे इसे फॉर्म किया गया था. करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन डी आपका सही आंसर बनेगा. चलो अगले सवाल में तीन स्टेटमेंट्स आपको दे रखी हैं, फटाफट से रीड आउट कीजिए. स्टेटमेंट 1 कह रही है, commercial banks in India are high street banks that provide services to general public and businesses. तो कमर्शियल बैंक्स के बारे में कुछ बात है. सेकेंड स्टेटमेंट है, cooperative banks are owned and operated by their members focusing primarily on rural financing. थर्ड स्टेटमेंट है, रीजनल रूरल बैंक्स वर एस्टेब्लिश्ड टू सर्व वीकर सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी एंड प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल एरियाज. अब ये तीनों स्टेटमेंट्स आपने पढ़ ली हैं. आपको किसी स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ लग रही है तो बताओ. सर जी हमें तो किसी स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ लग नहीं रही है, सारी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लग रही है जी. तो अगर आपको सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही लग रही है तो फिर आंसर ऑप्शन नंबर सी का दे दीजिए. ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है. यहाँ पर बिल्कुल जनरल जनरल बातें सभी बैंक्स के बारे में आपको यहाँ पे की गई हैं. चलिए अब अगला एक फैक्चुअल सवाल है, देखते हैं कोई इसका आंसर दे पाता है कि नहीं दे पाता. Which bank was the first to introduce ATMs in India? कौन सा ऐसा बैंक था जिसने पहली बार भारत में एटीएम की शुरुआत करी? आजकल तो बहुत ज्यादा एटीएम्स का इस्तेमाल हम करते रहते हैं, हर गली नुक्कड़ पे एटीएम खुले हुए हैं. तो किसने पहली बार इनकी शुरुआत करी थी? तो देखते हैं कि कौन आंसर दे पाता है इस चीज का. ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर प्यारे दोस्तों बिल्कुल हटके वाला ऑप्शन है, विच इज एचएसबीसी. एचएसबीसी ने 1987 के अंदर मुंबई में अपना पहला एटीएम यहाँ पे ओपन किया था. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which committee's recommendations led to the establishment of regional rural banks in India? आरआरबीज की शुरुआत हमारे देश में रूरल एरियाज को कैटर करने के लिए की गई. तो कौन सी कमेटी का एक हाथ था इसके पीछे? हिल्टन यंग, नरसिम्हम, बिमल जलन या फिर तारापुर कमेटी? तो देखिए जी, हिल्टन यंग कमीशन तो आपको पता ही होगा किससे जुड़ी हुई है, मैं नहीं बताऊंगा. और नरसिम्हम कमेटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग कॉन्टेक्स्ट में, बहुत सारी रिकमेंडेशंस है, अलग अलग समय पे इस कमेटी को बनाया भी गया है. और बिमल जलान की कमेटी भी है. तारापुर की कमेटी तो आपकी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी ऐसी चीजों से ज्यादा जुड़ी रहती है जो इसका जिक्र होता है. तो आंसर देखते हैं कौन क्या देता है. इसका जो आंसर है प्यारे दोस्तों वो वैसे ऑप्शन नंबर बी का है, क्योंकि नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप 1975 के अंदर
इसकी रिकमेंडेशंस आई थी और इन्होंने कहा था कि रीजनल रूरल बैंक्स बनाने चाहिए ताकि रूरल एरियाज के अंदर जो एडिक्वेट क्रेडिट की सप्लाई है वो यहाँ पे हो सके। और पहला जो हमारा रीजनल रूरल बैंक था डेट वाज प्रथम ग्रामीण बैंक, जिसे 2 अक्टूबर 1975 को गांधी जयंती के दिन एस्टेब्लिश किया गया था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलो जी, अगला सवाल है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? तो हमारे देश में जो मॉनेटरी पॉलिसी बनती है जी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के दायरे में आती है और इसमें अब आरबीआई जो है उसका एक काफी प्रोमिनेंट रोल रहता है। तो क्या पीरियड रहता है, कितने समय बाद आपको मॉनेटरी पॉलिसी देखने को मिलती है? बाय मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली? तो कब कमेटी की मीटिंग्स चलती हैं और कब ये पॉलिसी आपको देखने को मिलती है? तो प्यारे दोस्तों, हमारी जो मीटिंग्स चलती है ना यहाँ पर, ये चलती हैं आपकी बाय मंथली, यानी कि दो दो महीने में एक बार यहाँ पे आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करती है और अपना कोई डिसीजन लेना है, रेट को चेंज वेंज करना है तो वो डिसीजन लेती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है क्योंकि हर 2 महीने बाद तो मीटिंग इनकी होती है। तो न्यूज फॉलो करते रहेंगे तो वैसी ऐसी चीजें आपको याद रहेंगी। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहला गवर्नर कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है जी। तो आपके पास ऑप्शंस भी दे दिए गए हैं। तो देखते हैं, एक फैक्चुअल सवाल है, इसका आंसर कौन दे पाता है जी। तो प्यारे दोस्तों, इसका जो आंसर है डेट इज ऑप्शन नंबर बी। सर ऑसबॉर्न स्मिथ पहले गवर्नर थे आरबीआई के, 1935 से 37 इन्होंने सर्व किया। और एक सवाल ये भी बन सकता है कि पहले इंडियन कौन थे जो आरबीआई के गवर्नर बने, क्योंकि ऑसबॉर्न स्मिथ तो विदेशी थे, देसी नहीं थे। अगर देसी बंदा आपसे पूछा जाए तो देसी गवर्नर हमारे पास जो बने थे वो थे सीडी देशमुख 1943 से 1949 तक। तो करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों फिलहाल तो ऑप्शन नंबर बी है। आई होप आपने इसे याद कर लिया होगा। अगला सवाल, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इन इंडिया? तो हमारे देश में जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इन इंडिया है उनका मेन उद्देश्य, मेन पर्पस यहाँ पे क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है। टू प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग सर्विसेज इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज, to provide loans to big corporations, to maintain monetary stability in the country, to regulate the issue of bank notes। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, देखो छोटे वाले बैंक हैं ये आपका, तो कोई बड़ा बड़ा काम तो करने वाले नहीं है, छोटा काम करने वाले हैं। बेसिक बैंकिंग सुविधाएं, जैसा आपने बिल्कुल सही पहचान ही लिया होगा, उसी पे फोकस करेंगे। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का ही बनेगा। काम तो सारे कर सकते हैं बैंकिंग वाले, बट ये छोटे स्तर पे बेसिक लेवल पे ही करेंगे। चलो, अगला सवाल है, विच इज आर ट्रू? द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो भारत सरकार आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति करती है, अपॉइंटमेंट करती है। क्या ये सही है? आपको बताना है। आरबीआई हैज नो रोल इन द गवर्नमेंट्स डेट मैनेजमेंट। तो हमारी सरकार का जो डेट है, ऋण है, उधार है, उसमें आरबीआई का कोई रोल है या नहीं है, आपसे पूछ रहे हैं। गवर्नर ऑफ द आरबीआई ड्रॉस हिज पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट। ये 3 स्टेटमेंट्स आपको प्यारे दोस्तों दे रखी है। तो फटाफट से पहचानिए कौन सी सही है कौन सी गलत है। और देखो जी, मैं तो अगर आपको बताऊं तो मेरे को लग रहा है सेकंड वाली स्टेटमेंट में झोल, क्योंकि सरकार की जो डेट मैनेजमेंट है उसमें आरबीआई का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो सरकार की डेट के लिए आरबीआई कुछ ट्रेजरी बिल्स वगैरह भी इशू करता है, ऐसा भी आपने पढ़ा होगा। तो काफी क्रूशियल रोल रहता है यहाँ पे, तो इसीलिए हमारी सेकंड वाली स्टेटमेंट को गलत कर सकते हैं। और एलिमिनेशन मेथड से आप 1 एंड 3 ऑप्शन नंबर बी को चूज कर सकते हैं। गवर्नर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है जी, और आरबीआई एक्ट के अंदर आरबीआई के गवर्नर की पावर्स की जिक्र की हुई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी का ही बनेगा। आते हैं जी अगले सवाल पे। सीधा सवाल है, व्हेन वाज नाबार्ड एस्टेब्लिश्ड? नाबार्ड के बारे में आप सभी जानते हैं ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है ये आपका। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? आजादी से पहले, आजादी के बाद, कौन से सन में इसकी स्थापना हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है जी। तो नाबार्ड का अगर जिक्र होता है तो नाबार्ड प्यारे दोस्तों, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1982 बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है यहाँ पे, क्योंकि एक पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के अंदर इसे सेटअप किया गया था। तो 1982 करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बनेगा। तो नाबार्ड के बारे में कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे अभी नाबार्ड के शेयर्स किसके पास है, क्या आरबीआई इसका मालिक है,
कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे नाबार्ड को बनाया गया था, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो ये सारी चीजें भी प्यारे दोस्तों आपको मालूम होनी चाहिए। अगर नहीं मालूम है ना तो अभी चेक करना, आपका होमवर्क है ये, आपको चेक करना है नाबार्ड के बारे में। फिलहाल अगले सवाल पे आते हैं। 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 है रेपो रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरो मनी बाय सेलिंग देयर सिक्योरिटीज टू द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। तो दो रेट होते हैं, एक होता है रेपो और एक होता है दूसरा रिवर्स रेपो। तो हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं और एक तरफ हमारा है जी आरबीआई, ठीक है जी। तो वो रेट जिसपे आरबीआई बैंक्स को लोन देता है डेट इज रेपो रेट। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हुई बात। और उल्टा अगर बैंक्स आरबीआई को लोन दे रहे हैं तो वो गया रिवर्स रेपो रेट। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो गई यहाँ पे, क्योंकि बैंक्स बोरो कर रहे हैं। दूसरी स्टेटमेंट में कह रहे सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी, तो सेंट्रल बैंक तो लेंड नहीं कर रहा, सेंट्रल बैंक बोरो कर रहा है रिवर्स रेपो रेट पे। तो दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगी या नहीं होगी? सर दूसरी स्टेटमेंट में तो फिर गड़बड़ हो सकती है। अगली स्टेटमेंट, कैश रिजर्व रेशियो इज द शेयर ऑफ द बैंक्स टोटल डिपॉजिट्स दैट इज मेंटेन्ड विद द सेंट्रल बैंक इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश। तो बिल्कुल आपकी सीआरआर वो होता है पोर्शन बैंक के टोटल डिपॉजिट्स का जो कि बैंक्स अपना आरबीआई के पास मेंटेन करते हैं कैश के अंदर। तो थर्ड वाली स्टेटमेंट भी सही ही हो जाएगी। तो सेकंड वाली जो स्टेटमेंट है ना उसमें गड़बड़ है, और इसी वजह से जो आपका आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी प्यारे दोस्तों यहाँ पे बनेगा। आई होप आपने सही आंसर पहचान लिया होगा। अगला सवाल है जी, 3 स्टेटमेंट्स आपको दे रखी हैं और मैं आपके साथ साथ तीनों रीड करता हूं, बट आंसर पहले आपको देना है। स्टेटमेंट नंबर 1 है सीआरआर फंड्स केप्ट विद द सेंट्रल बैंक अर्न इंटरेस्ट। स्टेटमेंट नंबर 2, lowering the repo rate can stimulate economic growth by making loans cheaper. Reverse repo rate is used by the central bank to control the money supply. तो अब बताइए आंसर क्या बनेगा? स्टेटमेंट नंबर 1 आपको कह रही है सीआरआर के बारे में कि जो पैसा सीआरआर वाला बैंक्स ने आरबीआई के पास रखा हुआ है उस पर उनको इंटरेस्ट मिलता है क्या नहीं मिलता, ये चीज सोचने वाली है। तो प्यारे दोस्तों इस पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। और अगर आप रेपो रेट को कम करेंगे, आरबीआई अगर बैंक्स को सस्ते लोन दे देगा तो आगे बैंक्स लोगों को सस्ते लोन देंगे, इकोनॉमी को स्टिमुलेशन मिल सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही लग रही है। और रेपो रिवर्स रेपो दोनों टूल्स हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के, तो थर्ड वाली भी सही हो जाएगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। पहली वाली स्टेटमेंट थोड़ी सी ट्रिकी थी, अगर आपने पकड़ लिया तो आप आंसर कर पाए होंगे, अदरवाइज आप अटक गए होंगे। चलो अगले सवाल पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नाबार्ड। तो नाबार्ड आ गया जी फिर से। अब फटाफट से ऑप्शंस को रीड कीजिए और अपने आंसर्स दीजिए। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। ऑप्शन ए कह रहे क्रेडिट फॉर द प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड अदर रूरल क्राफ्ट्स, acting as a regulator for cooperative banks and regional rural banks, implementing the government's rural development schemes, regulating the foreign exchange market। अब देखो ऐसे सवालों के अंदर गड़बड़ क्या होती है कि हम ये नॉट वर्ड को नहीं पढ़ते हैं। अगर आपने नॉट वर्ड पढ़ लिया तो बात बन जाएगी, आप आसानी से एलिमिनेट कर देंगे। बट अगर आपने नॉट वर्ड नहीं पढ़ा तो फिर आप ऑप्शन नंबर ए या कोई बी सी का आंसर लगा के निकल लेंगे। अब देखो ए बी और सी जो है ना ये तीनों फंक्शंस हैं नाबार्ड के, बट फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करना ये नाबार्ड के दायरे में नहीं आता, ये तो आरबीआई के दायरे में आता है। तो करेक्ट आंसर क्या बना? ऑप्शन नंबर डी का प्यारे दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ नाबार्ड बैंक इन इंडिया। तो हमारे देश के अंदर जो नाबार्ड है उसका मेन फंक्शन क्या है, अब आपसे ये पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना कोई नॉट वर्ड का जिक्र नहीं है, तो यहाँ पे आपको सही वाला पहचानना है। to provide home loan, to provide educational loans, to provide refinance to institutions providing investment in production credit for promoting agriculture, to regulate the foreign exchange market। तो दोनों सवाल का ओरिएंटेशन नॉट वर्ड ना होने की वजह से ऑपोजिट हो जाता है। इस चीज की वजह से मैंने ये सवाल यहाँ पे डाला है, और आप आसानी से बता सकते हैं कि अभी यहाँ पे जो मेन फंक्शन होगा नाबार्ड का वो होगा ऐसे इंस्टीट्यूशंस की फाइनेंसिंग करें जो कि एग्रीकल्चर को फाइनेंस कर रहे हैं। तो ऐसे बैंक्स वगैरह रूरल इंस्टीट्यूशंस जो कि एग्रीकल्चर को लिए फाइनेंस दे रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं, तो उनको पैसा कहां से आता है? उनको पैसा नाबार्ड देता है, नाबार्ड उनको रीफाइनेंस कर देता है। तो करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों यहाँ पे जो बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपने सही आंसर यहाँ पे चूज किया होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीफाइनेंसिंग स्कीम ऑफ नाबार्ड। अब आपको ये तो पता लग गया जी नाबार्ड रीफाइनेंसिंग के काम से जुड़ा हुआ है। अब इनमें से कौन सी नाबार्ड की रीफाइनेंसिंग स्कीम है ये आपको बताना है। RIDF है, मुद्रा है, PMMY है, PMJDY है, जनधन योजना। तो आपको चूज करना है जी। देखते हैं कि आप सही चूज कर पाते हैं या नहीं चूज कर पाते। वैसे अगर मैं मुद्रा की बात करूं तो मुद्रा भी प्यारे दोस्तों एक रीफाइनेंसिंग स्कीम ही है, बट ये नाबार्ड के दायरे में नहीं है। नाबार्ड के दायरे में आता है आपका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो यहां से लोन्स वगैरह दिए जाते हैं ताकि आपके जो रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है उस पर काम किया जा सके। नाबार्ड की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम बन जाती है। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए का ही बनेगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये सवाल है विच कमिटीज रिकमेंडेशंस लेड टू द फर्स्ट फेज ऑफ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया इन 1991। तो 1991 की अगर बात करें तो प्यारे दोस्तों कौन सी कमेटी यहाँ पे आएगी? ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया जी। नरसिम्हम कमेटी आएगी। कौन सी आएगी, 1 या 2 आएगी? ये भी बताइए फटाफट से। सर नरसिम्हम कमेटी 1 जो बनाई गई थी 1991 में, इसकी रिकमेंडेशन पे पहला फेज बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स का शुरुआत किया गया था, जिसमें काफी सारे सुधार हमारे बैंकिंग सेक्टर में भी लाए गए थे। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी है और इसकी रिकमेंडेशंस भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। चलो अगला सवाल आ गया जी। व्हेन वाज द सेकंड फेज ऑफ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स? अब आपको बता दिया नरसिम्हम कमेटी 2 की बात कर रहे हैं, बट इंप्लीमेंट कब किए गए? नरसिम्हम कमेटी सेकंड कब आई थी हमारे देश में? अब आपको ये बताना है। 91, 98, 2000, 2005। तो प्यारे दोस्तों अभी आपको चूज करना है कि कब आई थी ये कमेटी। फैक्चुअल सवाल है और अगर आपने याद रखा हुआ, याद तो होना ही चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। 98 के अंदर ये आपकी कमेटी आई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्यारे दोस्तों यहाँ पे बनेगा। चलो अगला सवाल फिर से आपकी कुछ कमिटीज आ गई यहाँ पर। अभी आपको चूज करना है कि कौन सी मैचिंग इनकरेक्ट की गई है। और सबसे पहले ऑप्शन में है चक्रवर्ती कमेटी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। बी शिवारमन कमेटी नाबार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड। रंगाराजन कमेटी रिकमेंडेड कंप्यूटराइजेशन ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस। हिल्टन यंग कमीशन RBI वाज एस्टेब्लिश्ड। तो बताइए कौन सा गलत लिखा हुआ है यहाँ पर? सारे ऑप्शंस मैंने आपके सामने रीड कर दिए और मुझे लगता है कि बी और डी में तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ये तो याद ही होगा। रंगाराजन कमेटी ने प्यारे दोस्तों कंप्यूटराइजेशन की बातें बहुत करी थी और इसीलिए हमारा जो एलिमिनेशन मेथड से आप चूज कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। या फिर वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो हमारे देश के अंदर बनाई गई, उसके साथ जो कमेटी जुड़ी हुई है डेट इज उर्जित पटेल कमेटी, 2014 की ये कमेटी है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे, या फिर मैं कहूं इनकरेक्ट मैचिंग यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के अंदर की गई है। चलिए तो बढ़ते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है विच कमेटी रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ नैरो बैंकिंग इन इंडिया? तो नैरो बैंकिंग की रिकमेंडेशन कौन सी कमेटी ने हमारे देश के अंदर दी थी? तो नैरो बैंकिंग का मतलब प्यारे दोस्तों क्या हुआ जी? इसका मतलब है कि जो हमारे कमजोर बैंक्स हैं, छोटे बैंक्स हैं, वो बैंकिंग पूरा खुल के मत करें। वो अपना जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है छोटे रिस्क फ्री एसेट्स के इनके अंदर ही करें। रिस्क ज्यादा ना उठाएं, अपना एरिया जो है थोड़ा सा नैरो रखें, रिस्ट्रिक्टेड रखें। अब कौन सी कमेटी ने ऐसी बात करी हुई है ये आपको बताना है जी। तो कमेटी से जुड़े हुए सवाल काफी आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, अनगिनत है ये सवाल और आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तो याद रखनी है। और नरसिम्हम कमेटी मैंने आपसे बहुत बार बोला कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी रिकमेंडेशंस आपको याद रखनी है। और प्यारे दोस्तों नरसिम्हम कमेटी 2 इसने ये रिकमेंडेशन दी थी कि आपके जो कमजोर बैंक है वो नैरो बैंकिंग जो है उसको करें। और करेक्ट आंसर इसीलिए प्यारे दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी का बनेगा। तो ये चीजें कुछ कुछ आपको एग्जाम के लिए याद रखनी पड़ेंगी। चलो फिर से आ गया जी सवाल। विच कमिटी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज इन इंडिया? तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का तो आजकल काफी जिक्र चल रहा है। एनपीएस वगैरह जो हैं उनकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए, हमारे बैंक्स की बैलेंस शीट को सुधारने के लिए, सफाई करने के लिए। तो कौन सी कमेटी ने कहा था कि इनको सेटअप करना चाहिए? तो फटाफट से फिर से वही ऑप्शंस हैं आपके पास। तो और आंसर में कोई चेंज है या नहीं प्यारे दोस्तों आपको बताना है, और मैं बता देता हूं आपको। अगर आपने बता दिया तो ठीक है, नहीं बताया तो आंसर में कोई चेंज नहीं है। नरसिम्हम कमेटी 2 ने ही एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज की भी बात करी थी हमारे बैंक्स के बैड लोन्स को टेक ओवर करने के लिए। करेक्ट आंसर फिर से ऑप्शन नंबर डी का ही बनेगा।
चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ई बैंकिंग इन इंडिया? अब मुझे लग रहा है मैं सवाल बनाने से अच्छा आपसे यूपीआई की फुल फॉर्म ही पूछ लेता, उसी में आधे से ज्यादा लोग अटक जाते। चलिए कोई बात नहीं। और यहाँ पे बहुत ही आसान है, आप सब यूपीआई का इस्तेमाल तो करते ही हैं। यूपीआई आपके पास क्या है, ए और बी में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एलिमिनेट हो जाएंगे। सी और डी में शायद कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो, बट यहाँ पे प्यारे दोस्तों आपका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट और करेक्ट आंसर बनने वाला दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। आप यूपीआई के माध्यम से किसी को भी फटाफट से पैसे भेज सकते हो। इसकी डेवलपमेंट करी है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द भीम ऐप, अ मोबाइल ऐप फॉर ई बैंकिंग इन इंडिया? तो आपके पास जो भीम ऐप है, बताइए जी भीम ऐप के बारे में आपने सुना हुआ है क्या? सर बिल्कुल सुना हुआ है। ये बनाई किसने है ये बताइए अब। सर ये जो बनाई है ये उसी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है जिसका जिक्र अभी अभी आपने किया था। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र किया हमने अभी अभी? हमने बात की नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। और इसी ने प्यारे दोस्तों यहाँ पे भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये हमारी देसी मोबाइल पेमेंट ऐप है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई के ऊपर लॉन्च की हुई है। 30 दिसंबर 2016 को यहाँ पे लॉन्च किया था कैशलेस ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी का बनेगा। अगला सवाल, विच ई बैंकिंग इनिशिएटिव इन इंडिया allows the customers to transfer funds using mobile number and a unique 7-digit MMID, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर? तो आपने पैसे बेचने, तो ये 7 डिजिट का MMID डालो और मोबाइल नंबर डालो, इससे फटाफट से पैसे चले जाएंगे। कौन से मेथड के अंदर बताओ जी? एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस या फिर यूपीआई? सर एनईएफटी आरटीजीएस में तो बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डालने पड़ते हैं, यूपीआई में तो यूपीआई आईडी चाहिए होता है। आईएमपीएस के अंदर ये आपका मोबाइल नंबर और एमएमआईडी चाहिए होता है। और इसीलिए करेक्ट आंसर जो बनने वाला है वो बिल्कुल सही पहचान लिया आपने। ऑप्शन नंबर सी जो है ना यहाँ पे बिल्कुल सही करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी दी आंसर। अगला सवाल है मैच द फॉलोइंग का। फटाफट से रीड करिए लिस्ट वन लिस्ट टू को। और लिस्ट वन में यहाँ पे होलसेल बैंकिंग, नियो बैंक्स, मर्चेंट बैंक्स, रिटेल बैंकिंग की बात करी गई है। और लिस्ट टू के अंदर यहाँ पे आपको फोकस्ड ऑन टेलर्ड सर्विसेज फॉर इंडिविजुअल कस्टमर एंड स्मॉल बिजनेस। अब इंडिविजुअल कस्टमर और स्मॉल बिजनेस को कैटर कौन करेगा बताइए? लिस्ट वन में से चूज कीजिए। क्या होलसेल बैंक करेंगे? नहीं सर, होलसेल बैंक तो बड़े बड़े काम करेंगे, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को कैटर करेंगे। तो हमारा जो वन वाला है यहाँ पे किससे मैच होना चाहिए? ये वन से तो नहीं होगा, ये होना चाहिए मैच हमारा किससे? थ्री से। न्यू बैंक्स की बात करें, नए जमाने के बैंक्स हैं, यहाँ पे आपको फिजिकल कुछ नहीं है, डिजिटली सब चीजें देखने को मिलती हैं। और इसकी मैचिंग हमारी यहाँ पे हो सकती है टू से। मर्चेंट बैंकिंग की बात करें, ये तो अंडर राइटिंग कंपनीज वगैरह ये सब से जुड़े होंगे जी, इन्वेस्टमेंट वगैरह से जुड़े होंगे। और रिटेल बैंकिंग हमारे जो इंडिविजुअल कस्टमर और छोटे बिजनेस से डील करेंगी। तो हमारी जो मैचिंग बनी यहाँ पे फटाफट से बताइए कौन सी बनी? सर ये मैचिंग तो ऑप्शन नंबर ए की बन गई। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं जी अगले सवाल की तरफ। और अगले सवाल में हमें तीन स्टेटमेंट्स यहाँ पे दे रखी हैं। स्टेटमेंट नंबर वन दे रखी है, NEFT operates in batches, which means transactions are processed collectively at specific times throughout the day. तो NEFT आपकी बैचेस में काम करती है क्या? फटाफट से बताइए। स्टेटमेंट नंबर टू, RTGS transactions are processed continuously throughout the operational hours of the system. तो RTGS आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम है, तो बताइए कंटिन्यूसली काम करता है क्या? स्टेटमेंट नंबर थ्री है, IMPS ऑफर्स इंस्टेंट इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सर्विस थ्रू मोबाइल फोन। अब तीन स्टेटमेंट्स हैं, देखो NEFT, RTGS, IMPS काफी इंपॉर्टेंट मोड्स हैं पैसे ट्रांसफर करने के लिए, और इनके बीच के जो डिफरेंसेस है वो आपको पता होने चाहिए। जो मॉनेटरी लिमिट्स वगैरह हैं वो भी पता होनी चाहिए, तो ये आपको चेक करनी है अगर आपको अभी तक नहीं पता है। फिलहाल प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपका जो NEFT है बिल्कुल बैचेस में काम करता है, RTGS रियल टाइम है, आपका कंटिन्यूसली प्रोसेसिंग होती है, IMPS में आपकी मोबाइल नंबर के थ्रू आप अपने पैसे भेज सकते हैं। तो ये सारी स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही होती हैं और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी का ही बनेगा। अगला सवाल, तीन स्टेटमेंट है, फटाफट से रीड कीजिए। स्टेटमेंट नंबर वन, USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, ऐसा ही आपका फुल फॉर्म रहता है इसका। तो प्यारे दोस्तों
ये सर्विस आपकी 24/7 अवेलेबल है, अलाउइंग ट्रांजेक्शंस एट एनी टाइम। ये स्टेटमेंट नंबर 1 कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, स्टेटमेंट 1 कह रही है। स्टेटमेंट 2 कह रही है यूएसएसडी सर्विस इज ओनली अवेलेबल इन इंग्लिश। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है यूएसएसडी कोड्स आर स्टैंडर्डाइज्ड अक्रॉस ऑल बैंक्स। तो बताइए जी, ये तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है या किसी में कोई गड़बड़ लग रही है आपको? तो 24/7 की बात करें तो देखो यूएसएसडी बेसिकली आपके जो फीचर फोन्स हैं, आप वहां पे अपना मोबाइल के कुछ ट्रांजेक्शंस करना चाहते हो, बैंक बैलेंस वगैरह चेक करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। उसके लिए आपको *99# यहाँ पे डायल करना होता है। उससे आप ये कुछ बैंकिंग सुविधाएं जो है वो ले सकते हो और 24/7 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहली स्टेटमेंट सही है। ये सर्विसेज आपकी इंग्लिश में तो है ही है बट और लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल कराई गई हैं और इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है कि जो कोड्स होते हैं दे आर स्टैंडर्डाइज्ड अक्रॉस ऑल बैंक्स। तो कोड स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, जैसे *99# वाला जो कोड है ना वो चलता है यहाँ पर, और ये कोड सभी बैंक्स के लिए सेम है, स्टैंडर्डाइज्ड है। और इसीलिए 1 और 3 हमारी सही हो जाएंगी और करेक्ट आंसर आपके पास बनेगा जी ऑप्शन नंबर ए का। अगला सवाल, व्हाट इज ट्रू अबाउट आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, एईपीएस, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। स्टेटमेंट 1 कह रही है AEPS allows customers to use their Aadhaar number to conduct financial transaction on a micro ATM provided by a banking correspondent. Statement 2 कह रही है to use AEPS customers must link their bank account with their Aadhaar number but are not required to remember a PIN or a password. Statement 3 कह रही है AEPS can only be used for balance inquiry and does not support other transaction like cash deposit, withdrawal or fund transfer. तो प्यारे दोस्तों, अगर बात करें जी आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की, तो ये वाला जो हमारा जो सिस्टम है ना, इसमें आधार के थ्रू बैंकिंग कर सकते हो। देखो आधार नंबर में आपकी सब चीजें स्टोर्ड हैं, आपकी आइडेंटिटी, आपके बायोमेट्रिक, आपके फिंगरप्रिंट, आपका आइरिस स्कैन सब स्टोर्ड है वहां पर, और वो चीजें आप अपनी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि इसमें पीछे फ्रॉड व्रॉड भी काफी हुए थे कि लोगों ने किसी का फिंगरप्रिंट क्लोन कर लिया, उसका आधार नंबर ले लिया और जाके उसके बैंक से पैसे निकाल लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई पासवर्ड पिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आप एक सिंपल माइक्रो एटीएम भी अगर आपके पास अवेलेबल है, जो आपका बैंकिंग मित्र है, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट है, वो लेकर घूम रहा है, छोटी दुकानों पे आपको मिल जाते हैं गांव वगैरह में, तो वहां पे भी जाकर अंगूठा लगा के पैसे निकाल सकते हो। तो अभी प्यारे दोस्तों यहाँ पे ये जो ईपीएस के बारे में बातें लिखी हुई हैं, पहली और दूसरी बात तो बिल्कुल सही है, पर तीसरी बात में गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे और चीजें भी हो सकती है, केवल बैलेंस इंक्वायरी ही नहीं हो सकती। तो करेक्ट आंसर जो बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट यहाँ पे बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच इंस्टीट्यूशन वाज एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट, इन चारों में से कौन सा इंस्टीट्यूशन सबसे पहले बना था, बताइए फटाफट से। आईएफसीआई, आईडीबीआई, सिडबी या फिर यूटीआई। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है प्यारे दोस्तों, और बिल्कुल फैक्चुअल सवाल है। जिसको पता है उसने अभी तक तो आंसर दे ही दिया होगा। तो प्यारे दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको जो बना था वो बना था आईएफसीआई, 1948 के अंदर ये बना था। आईडीबीआई बना था आपका 1964 में, और यूटीआई 1963-34, ये भी इसका भी यही टाइम है। सिडबी सबसे बाद में बना था, 1990 में बना था सिडबी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है डेट इज आईएफसीआई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बनेगा। चलिए अगला सवाल, विच इंस्टीट्यूशन वाज सेट अप टू प्रमोट म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। आज की डेट में म्यूचुअल फंड्स को आप सभी जानते हैं, बट कौन सा इंस्टीट्यूशन हमारे देश में पहले बनाया गया काफी समय पहले, ताकि ये म्यूचुअल फंड्स का कंसेप्ट इंडिया में प्रमोट किया जा सके। बताइए जी, वही वाले ऑप्शंस है जो पिछले स्लाइड पे आपके पास थे, इनमें से कौन सा म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ है। और मुझे लगता है आपने अभी तक तो आंसर पहचान ही लिया होगा, और डिले नहीं करते हैं, आंसर बिल्कुल आपने सही पहचाना, ऑप्शन नंबर डी, यूटीआई को एस्टेब्लिश किया गया था ताकि हमारे देश के अंदर म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो हैं, स्मॉल सेविंग्स वगैरह जो हैं, उनको मोबिलाइज करें, और म्यूचुअल फंड की तरफ यहाँ पे यूटीआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी का यहाँ पे बन जाएगा। अगला सवाल, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बारे में कौन सी बातें सच्ची हैं, ट्रू हैं, आपको बताना है जी। It was established under an Act of Parliament in 1964. It was initially established as a subsidiary of Reserve Bank of India. It was transferred to the Government of India in 1976. All of the above. तो IDBI के बारे में सोचिए जी।
याद करने की कोशिश कीजिए कि क्या ये स्टेटमेंट्स इसके बारे में सही है। क्या ये 1964 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना था? जी बिल्कुल बना था। क्या इसे इनिशियली आरबीआई की सब्सिडरी बनाया गया था? हाँ, इनिशियली आरबीआई के अंदर ही आता था। बाद में इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर किया गया? बिल्कुल ऐसे ही किया गया। ये सारी स्टेटमेंट्स प्यारे दोस्तों बिल्कुल सही लिखी गई हैं और करेक्ट आंसर जो आपका बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी का यहाँ पे बनेगा। Coming to the next question, which of the following statements is true about the Unit Trust of India (UTI)? अब यूटीआई के बारे में आपको और विस्तार से पूछा जा रहा है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या आरबीआई ने एस्टेब्लिश किया? इट वॉज द फर्स्ट म्यूचुअल फंड इन इंडिया। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर यूटीआई एक्ट 1963। सोचकर बताइए जी, क्या ये बातें सही हैं? क्या इनमें कोई गड़बड़ लग रही है आपको? क्या ये सारी स्टेटमेंट सही है क्या? सर ये सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी का ही बनने वाला है। म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ 1963 में एक एक्ट से बनाया, आरबीआई ने बनाया। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया? इसमें से कौन सा काम, ध्यान से सुनिए, नहीं करता? सवाल को ध्यान से पढ़ना सबसे पहली जरूरी चीज होती है। जिसने सवाल जल्दबाजी में गलत पढ़ दिया फिर तो उसका यहाँ पे कल्याण हो गया। अगला सवाल हमें अब ऑप्शंस दे रहा है, उन्हें रीड करते हैं। रीफाइनेंसिंग लोन्स एक्सटेंडेड बाय प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, प्रोवाइडिंग डायरेक्ट लेंडिंग टू स्मॉल इंडस्ट्रीज, developing the micro, small and medium enterprises through direct and indirect finance, regulating the banking sector। मुझे लग रहा है ऑप्शंस देख के तो आंसर पकड़ ही लिया होगा। ऑप्शंस थोड़े से ज्यादा इजी बन गए यहाँ पर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपने पकड़ ही लिया होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर बनेगा, क्योंकि रेगुलेटिंग का काम तो आरबीआई करता है, ना कि सिडबी। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला सवाल, which institution was the first non-banking finance company in India to become a deemed bank? तो इनमें से कौन सा बताइए बैंक बन गया था? आईएफसीआई, आईडीबीआई, सिडबी या फिर यूटीआई? फर्स्ट एनबीएफसी जो कि एक डीम्ड बैंक प्यारे दोस्तों यहाँ पे बन गया था। फटाफट से सोचकर बताइए क्या आंसर यहाँ पे बनने वाला है। तो प्यारे दोस्तों आपका जो सही आंसर यहाँ पे बनने वाला है वो यूटीआई बनने वाला है, क्योंकि यूटीआई बाद में बैंक बन गया था, यूटीआई बैंक, और फिर एक्सिस बैंक बन गया था। हालांकि आईडीबीआई भी आप बैंक से जोड़ सकते हैं, बट एक्सिस बैंक यहाँ पे पहले बना, फर्स्ट आपसे पूछा गया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी का ही बनेगा। बढ़ते हैं जी अगले सवाल की तरफ, और ये सवाल है, हु अपॉइंट्स द बैंकिंग ऑम्बड्समैन इन इंडिया? बैंकिंग ऑम्बड्समैन को कौन अपॉइंट करता है इंडिया में, आपको बताना है जी। तो बैंकिंग ऑम्बड्समैन बेसिकली कौन होते हैं? तो अगर आपकी किसी बैंक से कोई कंप्लेंट वगैरह है और बैंक अगर उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा है, देन आप बैंकिंग ऑम्बड्समैन के पास जा सकते हैं और बैंकिंग ऑम्बड्समैन में अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं जी। और ये आपका सोल्यूशन पक्का से निकाल कर देगा, बैंक को फटकार भी लगा देगा। तो इसे अपॉइंट करता है कौन? हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। करेक्ट आंसर अभी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बन जाएगा। तो अभी आरबीआई का कौन सा ऑम्बड्समैन स्कीम चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए, और पहली बार ये ऑम्बड्समैन स्कीम कब आई थी ये भी कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाती हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। चलो अगला सवाल है, कैन एन कंप्लेनेंट अप्रोच द बैंकिंग ऑम्बड्समैन डायरेक्टली विदाउट फर्स्ट मेकिंग अ कंप्लेंट टू द बैंक? तो अगर आपकी बैंक से लेकर कोई कंप्लेंट है तो क्या आपको पहले बैंकिंग ऑम्बड्समैन डायरेक्टली जा सकते हो क्या, कि पहले बैंक जाना जरूरी होगा? बताओ जी ऑप्शंस रीड करके। तो देखो जी, अगर आपकी बैंक के रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट है तो बेहतर तो यही है कि पहले जो है आप बैंक जाकर ही कंप्लेंट करें, वहीं से सोल्यूशन लें। अगर नहीं हो पा रही है कंप्लेंट रिजॉल्व तो फिर आप बैंकिंग ऑम्बड्समैन के पास जाइए, तो डायरेक्टली इसके पास नहीं जा सकते। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। पहले बैंक को कंप्लेंट डालनी होगी और अगर कोई रिप्लाई नहीं आता या फिर आपको सेटिस्फाइड नहीं होते तो आप बैंकिंग ऑम्बड्समैन पे जाएंगे। अगला सवाल, व्हाट इज द सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 परटेन टू? अब ये एक्ट तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता लग गया 1949 का एक्ट है। अब इसका एक सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 22। ये क्यों इंपॉर्टेंट है अब ये आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट से ऑप्शंस रीड कीजिए और सोचिए क्या आंसर यहाँ पे होगा। और सेक्शन 22 प्यारे दोस्तों यहाँ पे जो है डील करता है
लाइसेंसिंग ऑफ द बैंकिंग कंपनी से, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे जो बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन ये बन जाता है कि नए बैंक्स को कैसे लाइसेंस वगैरह दिए जाएंगे, ये चीजें सेक्शन 22 के दायरे में आती हैं, और इसीलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए का ही बनेगा। चलिए, coming to the next question, when was the Banking Codes and Standards Board of India BCSBI established? तो बताइए जी, कब ये बोर्ड बनाया गया था बैंकिंग कोड्स और स्टैंडर्ड्स को लेकर? ऑप्शंस हैं 2001, 2003, 2006 और 2008। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, तो शायद आप आंसर दे पा रहे होंगे और अभी तक आपने दे दिया होगा। अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना, नहीं पढ़ा, तो मैं आपको आंसर बता ही देता हूं जी। करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा जी ऑप्शन नंबर सी। 2006 के अंदर इसे बनाया गया था, तो हमारे बैंक्स को लेकर कुछ कोड्स और स्टैंडर्ड्स बनाए गए, ताकि जो बैंकिंग सुविधाएं हैं वो कुछ स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, कुछ क्वालिटी पैरामीटर्स के मुताबिक लोगों को प्रोवाइड की जाए। और करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ना, वो बन जाएगा। Coming to the next question, what is the impact of high NPA, high non-performing assets on the bank? आप जानते हैं ना नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कौन से? आपने 90 डे नॉर्म के बारे में पढ़ा होगा कि अगर कोई कस्टमर आपको पैसे नहीं दे रहा है तो उसको आप एनपीए की कैटेगरी में डाल देते हो। एनपीए में भी अलग अलग कैटेगरी होती है, सब स्टैंडर्ड होती है, डाउटफुल होती है, लॉस एसेट होती है। तो एनपीए बेसिकली आपका वो ग्राहक है जो जिसको आपने लोन दे दिया बट वो आपको पैसे नहीं चुका रहा, इंटरेस्ट नहीं दे रहा, प्रिंसिपल नहीं दे रहा, ईएमआई नहीं चुका रहा है। तो ऐसे अगर बहुत ज्यादा एनपीए हो जाएंगे तो उसका इंपैक्ट बैंक के ऊपर क्या पड़ेगा? reduces the profitability, increases the capital adequacy ratio of the bank, improves the credit rating of the bank, increases the liquidity of the bank। आसानी से एलिमिनेशन कर सकते हो, आसानी से पहचान सकते हो जी। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इंप्रूव थोड़ी होगी जब हमारे एसेट्स ही खराब हो जाएंगे। क्रेडिट रेटिंग कैसे इंप्रूव होगी? लिक्विडिटी भी खराब ही रहेगी। प्रॉफिटेबिलिटी जरूर आपकी रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसीलिए सबसे बेस्ट आंसर जो है ना वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए का। अगला सवाल, which of the following is the reason for the high level of NPAs in Indian banks? तो हमारा जो हाई लेवल ऑफ एनपीएस इन इंडियन बैंक्स है, उसके लिए यहाँ पे क्या रीजन रिस्पॉन्सिबल है वो आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे जो एनपीए हैं वो क्यों बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हाई इंटरेस्ट रेट, पुअर क्रेडिट अप्रेजल सिस्टम, हाई कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। देखो, अगर आरबीआई के रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होंगी तो ये बढ़ेंगे नहीं, ये कम होंगे। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशो हाई है तो ये तो अच्छी बात है, ये तो रहनी चाहिए, और ये कहीं ना कहीं आपके एनपीएस को बढ़ने से रोकेगा, आपके बैंक्स को मजबूती बनाएगा। क्रेडिट अप्रेजल सिस्टम अगर आपका पुअर है और इंटरेस्ट रेट अगर आपके ज्यादा है तो आप कहीं ना कहीं जोड़ सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो रीजन बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी का ही बनेगा कि अगर आप लोन दिए जा रहे हैं और आप चेक नहीं कर रहे बंदा पैसे दे सकता है कि नहीं दे सकता, आप अप्रेजल सही से नहीं कर रहे हो, तो दैट इज गोइंग टू बी द प्राइमरी रीजन, अ मेजर रीजन, कि आप चेक नहीं कर रहे हो बंदा पैसे लौटा पाएगा या नहीं लौटा पाएगा, और आप लोन दिए जा रहे हो, तो ये आपका एनपीए के लिए एक बहुत बड़ा रीजन बनेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इनएडिक्वेट कैपिटल ऑन द बैंकिंग सेक्टर? तो अगर हमारे बैंक्स के पास प्रॉपर कैपिटल नहीं होगा तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा बैंक्स के ऊपर? It restricts the ability of the banks to expand their operations. It increases the profitability, improves the credit rating, reduces the liquidity risk of the banks. तो अभी भी यहाँ पे आप ऑप्शंस पढ़ के आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं कि अगर आपके पास कैपिटल अच्छा नहीं है तो प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ाओगे, क्रेडिट रेटिंग, लिक्विडिटी रिस्क कैसे कम होंगे यहाँ पर। तो ये सब चीजें तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। आप अपने ऑपरेशंस को नहीं बढ़ा सकते। अगर आपको ऑपरेशंस बढ़ाना है उसके लिए पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, अगर वो इनएडिक्वेट है तो फिर आप नहीं बढ़ा पाओगे ऑपरेशंस को। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पे बनेगा। अगला सवाल, स्टेटमेंट नंबर 1, Reserve Bank of India was established on 1st April 1935 under the Reserve Bank of India Act 1934. Original headquarters of the RBI was in Calcutta. RBI was nationalized in the year 1949. बताइए तीनों स्टेटमेंट्स रीड करके क्या ये सही है या फिर इसमें कोई गड़बड़ है। तो आरबीआई, प्यारे दोस्तों, कब इसकी स्थापना हुई थी हमारे देश में? 1935 में स्थापना हुई, आरबीआई एक्ट के अंतर्गत स्थापना हुई। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका इनिशियली हेडक्वार्टर था वो कलकत्ता के अंदर था, वो बॉम्बे में नहीं था, वो कलकत्ता के अंदर था। तो बाद में उसे शिफ्ट किया गया। तो स्टेटमेंट नंबर 2 भी बिल्कुल सही है जी।
आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड इन द ईयर 1949, तो पहले आरबीआई सरकार के कंट्रोल में नहीं था, बट 1949 में आजादी के बाद सरकार ने इसे नेशनलाइज किया, अपने कंट्रोल में लिया। तो ये तीनों स्टेटमेंट प्यारे दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाती हैं, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर डी का। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आरबीआई से जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके अंदर, जो कि आपको पक्का से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगले सवाल की ओर आते हैं जी। स्टेटमेंट नंबर 1 कह रही है, डेवलपमेंट बैंक्स इन इंडिया आर स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। स्टेटमेंट 2 कह रही है, these banks primarily fund high risk sectors that do not have easy access to regular banking services. स्टेटमेंट 3 कह रही है, डेवलपमेंट बैंक्स आर आल्सो नोन एज टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस और डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो प्यारे दोस्तों, हमारे देश में जब आजादी हमें मिली तो एक नीड फील की गई कि जो हमारे नॉर्मल बैंक हैं, जो देसी बैंक हैं, वो शायद जो बड़े बड़े हमें लोन देने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की डेवलपमेंट के लिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए शायद उनको कैटर ना कर पाए, और इसके लिए हमने डेवलपमेंट बैंक्स की शुरुआत यहाँ पे करी, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत यहाँ पे करी। आईएफसीआई, आईडीबीआई, ये सारे नाम आपने पढ़े हुए हैं, सुने हुए हैं। तो अभी जो इनकी शुरुआत जो करी गई थी, प्राइमरीली इसी चीज के लिए की गई थी ताकि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का सोल्यूशन मिल सके। बट आज की डेट में अगर आप इनको देखते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं एक नॉर्मल बैंक में ही तब्दील हो चुके हैं, ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, हालांकि ये बहुत ही ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन था। तो अगर हम डेवलपमेंट बैंक्स की बात करें तो हाँ, उन्हें एस्टेब्लिश लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए किया हुआ था, ऐसे सेक्टर्स को फाइनेंसिंग मिल जाए जिनको नॉर्मल बैंक नहीं पैसे दे पाएंगे, और ये टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए पैसे देंगे, तो आप इन्हें टर्म लेंडिंग या फिर डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी बोल सकते हैं। तो सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हो जाती हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी का ही प्यारे दोस्तों बनेगा। अगला सवाल है जी, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। स्टेटमेंट 1 कह रही है, बेसल नॉर्म्स aim to enhance the regulatory framework, supervision and risk management within the banking sector. तो बेजल नॉर्म्स के ऊपर सवाल है जी। आपके बेजल नॉर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, बेजल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन के बारे में पता होना चाहिए, और ये जो आपके नॉर्म्स हैं किससे जुड़े हुए हैं अभी तो आपको मालूम होगा ही होगा। स्टेटमेंट नंबर 2 कह रही है, बेजल 1 नॉर्म फोकस्ड प्राइमरीली ऑन मार्केट रिस्क। स्टेटमेंट 3 कह रही है, बेजल 3 was introduced in response to the financial crisis of 2008 to promote a more resilient banking system. तो बेजल नॉर्म्स की बात करते हैं तो यहाँ पे बेजल 1, बेजल 2, बेजल 3 आते हैं जी। और सबसे पहले वाले बेजल 1 है, और ये नॉर्म्स आपके बैंकिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कैपिटल एडिक्वेसी, रिस्क मैनेजमेंट उसी से जुड़े हुए हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो सही हो जाती है। अब जो बेजल 1 नॉर्म है ना, इसका स्कोप नैरो था, ये केवल और केवल क्रेडिट रिस्क से जुड़ा हुआ था, कि क्रेडिट से जुड़ा हुआ जो रिस्क है ना, कैसे उससे डील किया जाए, कि आपने पैसे दिए बट वो पैसे वापस आ नहीं पाएंगे, क्रेडिट वर्दीनेस से जुड़ा हुआ रिस्क है, केवल उस पे फोकस था। बेजल 2 और 3 का स्कोप ज्यादा था, इनके 3 पिलर्स हैं जिनके बारे में आपको चेक करना कौन से 3 पिलर्स हैं जी इनके। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट गलत हो जाती है क्योंकि इट फोकस्ड ऑन क्रेडिट रिस्क ओनली। बेजल 3 सही है क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 का था, उसके बाद ही बेजल 3 को इंट्रोड्यूस किया गया, लाया गया। तो करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों हमारे पास बनेगा ऑप्शन नंबर ए का, कि 1 एंड 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पे ट्रू हो जाएंगी, और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं जी आज के आखिरी सवाल की तरफ। स्टेटमेंट नंबर 1 दे रखी है, डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स इन इंडिया इंक्लूड एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक. Domestic systemically important banks are often perceived as too big to fail and enjoy certain advantages in the funding market. तो डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स प्यारे दोस्तों वो बैंक्स है जो कि हमारे देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये डूब जाएं तो फिर हमारा पूरा देश ही डूब जाएगा। दे आर टू बिग टू फेल, ये तो फेल हो ही नहीं सकते। अब इतने बड़े बैंक है, ये फेल तो ना के बराबर इनके चांसेस है फेल होने के, और इसीलिए इनको कुछ एडवांटेजेस वगैरह भी मिल जाते हैं। ये दे आर टू बिग टू फेल, और इसके अंदर हमारे एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक आते हैं। करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों बन जाएगा जी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी बोथ आर ट्रू हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज का प्यारे दोस्तों डिस्कशन यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगर आपको आज के सेशन में कुछ सीखने को मिला तो उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया। अगर नहीं किया तो अभी फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके लिए आते रहते हैं और आते भी रहेंगे। हमारे कोर्सेज के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप बिल्कुल रीच आउट कीजिए। हमारा ये नंबर यहाँ पे दे रखा है, कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो। इस सेशन का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।